नमस्कार। शंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और साथियों, जो टेट और सीटेट परीक्षा से संबंधित वीडियो सीरीज हम चला रहे हैं, आज उसका एक नया भाग या आप कह सकते हैं कि एक नया चैप्टर लेकर हम आए हैं। इसके पहले जो चैप्टर था, जो इस पे हमने वीडियो बनाया था, वो लर्निंग थ्योरी ही था और उसमें हमने क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग जो इवान पी पावलोव के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, क्लासिकी अनुबंधन की थ्योरी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और अब इसी क्रम में अगली जो कड़ी है हमारी लर्निंग थ्योरीज की, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग या जिसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्किनर की थ्योरी है। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। Operant conditioning is also known as instrumental conditioning। जैसा कि जब हम पावलोव की थ्योरी को कंप्लीट कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें भी मैंने आपको उसके कई नाम बताए थे। वैसा ही कुछ ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ भी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्रिया प्रसूत अनुबंधन ना देकर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या जिसे हम साधनात्मक अनुबंधन कहते हैं के नाम से भी दिया जाता है। तो आपके लिए ये जानना बेहद आवश्यक है कि दोनों एक ही थ्योरी को कहते हैं, एक ही सिद्धांत के दो अलग अलग नाम हैं, जिसे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग या कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल या साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। Operant conditioning was first described by behaviorist B.F. Skinner। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है हमारा, वो सबसे पहले व्यवहारवादी B.F. स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यानी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है हमारी, वो स्किनर के द्वारा दिया गया था, इसीलिए कभी कभी हम इसको स्किनियरन कंडीशनिंग भी कहते हैं। This is a method of learning that employs rewards and punishment for behavior। ये वो कला है या ये वो तरीका है या ये वो विधि है जिसमें जो लर्निंग है हमारी, जो अधिगम है हमारा, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा आप कह सकते हैं कि शेप किया जाता है, सीखा जाता है। यानी कि जो बिहेवियर है हमारा, वो पूरी तरीके से दो सिद्धांतों पे, दो भाग पे निर्भर करता है, दो विधियों पे निर्भर करता है। और वो दो विधि है रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ऐसा स्किनर का मानना था। Through operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequences, whether negative consequences or positive consequences for that behavior। जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में बात करते हैं, तो जैसा कि जब हम पावलोव की थ्योरी को कंप्लीट कर रहे थे, तो वहां पे भी मैंने बताया था कि वहां पे स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन था। वहां पे न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन था। लेकिन जब हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो संबंध स्थापित होता है, वो हमारे व्यवहार और उस व्यवहार के परिणाम के बीच स्थापित होता है। वो उन दोनों पे ही डिपेंड करता है कि क्या हम आगे वो बिहेवियर दर्शाएंगे या नहीं दर्शाएंगे। वो जो रिजल्ट होता है, वो जो परिणाम होता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। सकारात्मक परिणाम भी होते हैं और नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। अगर सकारात्मक परिणाम है तो हम उस बिहेवियर को बार बार करेंगे, लेकिन अगर हमारे बिहेवियर का जो परिणाम है वो हमारे लिए नकारात्मक है, हम नहीं चाहते कि वो परिणाम हमें मिले, तो हम उस व्यवहार को दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा मानना था B.F. स्किनर का, और यही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का बेस भी है। Skinner studied occurrence of voluntary responses when an organism operates on the environment. He called them operant। अब जब हम ये पढ़ते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, तो हमें ये समझना भी जरूरी है कि स्किनर ने इस थ्योरी को ऑपरेंट थ्योरी क्यों कहा, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी क्यों कहा। तो उनका मानना था, स्किनर ने कहा कि जब जब वॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी वो रिस्पॉन्सेज, वो प्रतिक्रियाएं जो हम जानबूझकर नहीं करते हैं, वो स्वतः होती हैं। और व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट, जब हम अपने एनवायरनमेंट में होते हैं, अपने समाज में होते हैं, अपने पर्यावरण में होते हैं, और वहां पर स्वतः
प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो इस तरीके की प्रतिक्रियाओं को उन्होंने ऑपरेंट नाम दिया। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं, हमें ये भी जानना जरूरी है कि ऑपरेंट क्या है। ऑपरेंट्स आर दोज बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज विच आर emitted by animals and human beings voluntary and under their control। ऑपरेंट यानी कि ऑपरेट करना। अगर हम सिंपल शब्दों को समझें सिंपल भाषा में अगर इसके हम चीजों को जानें, तो ऑपरेंट वो बिहेवियर है हमारा, वो प्रतिक्रिया है, वो घटना है जिसमें चाहे वो कोई भी प्राणी हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, वो वॉलेंटरी रिस्पॉन्स करते हैं, जानबूझकर व्यवहार करते हैं और वो सारा व्यवहार उनके खुद के कंट्रोल में होता है। वॉलेंटरी बिहेवियर मतलब हम जानबूझकर जब उस बिहेवियर को कर रहे हैं, तो जितनी बार भी हम जानबूझकर किसी रिस्पॉन्स को अपने एनवायरनमेंट के ऊपर करते हैं, तो उस रिस्पॉन्स को हम ऑपरेंट कहते हैं या उस रिस्पॉन्स को हम क्रिया प्रसूत के नाम से भी जानते हैं। तो साधनात्मक अनुबंधन यानी जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राणी मुक्त अनुक्रिया परिस्थिति यानी फ्री रिस्पॉन्डिंग सिचुएशन में रहकर किसी व्यवहार को सीखता है। और इस पे हम किसी भी तरीके के अगर हम देखें तो किसी भी तरीके का आप कह सकते हो कि प्रेशर नहीं होता है, या फिर हम ये नहीं जानते कि वो दूसरों के दबाव में हम आकर करते हैं, बल्कि वो जो व्यवहार होता है वो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है, ना कि किसी और के कंट्रोल में। He suggested यानी कि स्किनर suggested that we should look only at the external observable causes of human behavior। स्किनर का मानना था कि जब हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जब हम बात करते हैं अधिगम की, जब हम बात करते हैं किसी ऐसे चीज की जब हम एनवायरनमेंट के साथ में कांटेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि हमें उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने बाहरी दुनिया पे फोकस करना चाहिए, यानी उन कारकों पर फोकस करना चाहिए जिनको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कि वो बिहेवियर या वो फैक्टर्स जो इंटरनल हैं। जैसे जब हम और थ्योरीज की बात करते हैं और थ्योरिस्ट के सिद्धांतों की बात करते हैं, तो उन्होंने इंटरनल पोर्शन पे बहुत ज्यादा बल दिया है, लेकिन स्किनर ने कहा कि नहीं, जब हम लर्निंग को कहते हैं, व्यवहार सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल या ऑब्जर्वेबल कॉजेस पे फोकस होना चाहिए, उस पे ही बेस्ड होता है। He was more interested in how the consequences of people's action influenced their behavior। स्किनर की जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, जब आप उनके प्रयोगों को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्किनर ने व्यवहार सीखने से ज्यादा इस बात पर जोर दिया, इस बात पर बल दिया, या उनका इंटरेस्ट इस बात में ज्यादा था कि हमारा जो व्यवहार होता है किसी भी स्टिमुलाई के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, उसका जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, तो वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से शेप करता है या किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। और इसी को जानने के लिए उन्होंने बहुत, आप कह सकते हो कि प्रसिद्ध एक प्रयोग किया था। जैसा एक प्रयोग आपने पावलव के सिद्धांत में देखा था, ठीक वैसा ही एक और प्रयोग स्किनर ने किया था लैब के अंदर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। Now, his theory was heavily influenced by the work of psychologist Edward Thorndike, who had proposed what he called the law of effect। स्किनर का जो सिद्धांत है, कई बार ये सवाल भी आपसे टेट या सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है कि स्किनर को जो सिद्धांत है वो किस साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी से प्रभावित है, तो इसका जवाब होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत लॉ ऑफ इफेक्ट से प्रभावित है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि लॉ ऑफ इफेक्ट है क्या। जब हम थॉर्नडाइक की थ्योरी करेंगे तो हम इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ चूंकि हम लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में इसका नाम सुन रहे हैं, तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि लॉ ऑफ इफेक्ट है क्या, ये प्रिंसिपल क्या है। तो according to this principle, actions that are followed by desirable outcomes are more likely to be repeated, while those followed by undesirable outcomes are less likely to be repeated। यानी कि एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट प्रिंसिपल है, अगर हम उसकी व्याख्या करें तो उस इफेक्ट के द्वारा ये प्रतिपादित होता है कि वो व्यवहार
जो फेवरेबल आउटकम लेकर आता है, यानी कि जिसका परिणाम हमारे लिए सकारात्मक होता है, उसके भविष्य में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके कंपैरिजन में कि जब हमें जो हमारा परिणाम होता है वो नकारात्मक मिलता है, पनिशमेंट मिलती है, तो उस व्यवहार को भविष्य में करने के जो चांसेस होते हैं वो घट जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, हम उसे बार बार रिपीट करना नहीं चाहते हैं। तो ये ही बात करता है लॉ ऑफ इफेक्ट प्रिंसिपल। ऑपरेंट कंडीशनिंग रिलाइज ऑन अ फेयरली सिंपल प्रमाइस, टू सिंपल प्रमाइस। ऑपरेंट कंडीशनिंग ही जब हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन की जब बात करते हैं तो हमें अगर हम सिंपल भाषा में, चूंकि हम सीटेट और टेट परीक्षा से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा डीप में घुसकर इसका अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किन बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका जो बेसिक एजेंडा है वो क्या है। तो ये दो तरीके की प्रेमाइसेस पे काम करता है। फर्स्ट, actions that are followed by reinforcement will be strengthened and more likely to occur again in the future, जैसा कि लॉ ऑफ इफेक्ट ने अभी आपको मैंने आपको इसमें बताया। चूंकि इनका जो सिद्धांत है वो एडवर्ड थॉर्नडाइक के सिद्धांत से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत में कहा कि वो एक्शन, वो रिस्पॉन्सेज, वो व्यवहार जो रीइंफोर्स्ड किए जाते हैं, जिनकी तारीफ की जाती है, जिनमें इनाम दिया जाता है, वो और भी ज्यादा मजबूत होते हैं, स्ट्रेंथेंड होते हैं और भविष्य में उनके होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ये पहला सिंपल प्रमाइस है। दूसरा प्रमाइस क्या है? एक्शंस दैट रिजल्ट इन पनिशमेंट or undesirable consequences will be weakened and less likely to occur again in the future. वो व्यवहार हमारे जो अनडिजायरेबल परिणाम के साथ में आते हैं, यानी जो नकारात्मक परिणाम लेकर आते हैं हमारे लिए, या जिसके परिणाम से हमें बिल्कुल भी संतुष्टि का भाव उत्पन्न नहीं होता है, तो वो हमारे व्यवहार को कमजोर करता है और इसकी वजह से, चूंकि वो व्यवहार हमारा कमजोर हो गया है, हम भविष्य में उस व्यवहार को रिपीट करना नहीं चाहते, यानी उसके जो होने की संभावना है भविष्य में वो बहुत कम हो जाती है। इसके बहुत सारे आपको उदाहरण भी मिलेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देती हूँ ताकि ये जो दो नियम हमने पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए। अगर कोई बच्चा है, जब वो क्लास में क्लासरूम जो एटमॉस्फेयर होता है किसी बच्चे की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से वो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंट बच्चा होगा या नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा इन सारे सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर एक क्लासरूम में एक बच्चा अपना हाथ खड़ा करता है क्वेश्चन पूछने के लिए और टीचर उस बच्चे के बिहेवियर की तारीफ करती है ना, उस पोलाइट बिहेवियर की तारीफ करती है और उसकी तारीफ करती है कि उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है या बहुत अच्छी आदत है क्वेश्चन पूछने की, और बार बार उसकी तारीफ करती है, तो जो बच्चे का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाता है, उसका जो बिहेवियर है वो यहाँ पे मजबूत हो जाता है और भविष्य में भी, अगली बार भी बच्चा इस तरीके के व्यवहार को दोहराने की कोशिश करता है, यानी वो अगली क्लास में भी क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट होता है, उत्साहित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो उसके व्यवहार का जो परिणाम था वो डिजायरेबल था, वांछित था, उसे उसका व्यवहार पसंद आया, सकारात्मक था, इसलिए उसका जो ये व्यवहार था प्रश्न पूछने का वो और भी मजबूत हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे प्रोमाइसेस की बात करें जहां पे अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है, अवांछित परिणाम की बात हो रही है, तो वहां पे इस तरीके के व्यवहार को दोहराया नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम एग्जाम्पल मैं आपको लूं कि आपने हाथ खड़ा किया, आपने प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा किया, आपको कुछ डाउट थे जो टीचर ने आपको पढ़ाया, लेकिन जैसे ही आप खड़े हुए प्रश्न पूछने के लिए, आपको वहां पर टीचर ने डांट लगा दी, है ना, क्लासरूम में आपकी इंसल्ट कर दी और आपको ये बोला कि किस तरीके के गलत गलत क्वेश्चन या बेकार क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो एक्शन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा और भविष्य में वो बच्चा वापस से प्रश्न पूछने का जो व्यवहार है वो दोहराना नहीं चाहेगा। ठीक है,
अगर एग्जांपल दूं कि कोई बच्चा क्लास में बहुत तेज तेज आवाज में चीख रहा है और अचानक से टीचर या प्रिंसिपल उस रास्ते से जाती है, उस बच्चे को पनिशमेंट दे देती है या भरी क्लास में डांट देती है, तो वो जो बच्चा है आइंदा से इस तरीके के व्यवहार को दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं आपके इन दोनों प्रोमाइसेस या नियमों के। अब आपको इस पिक्चर में पूरा आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें आपको एक रैट दिख रहा है, एक बॉक्स दिख रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं और आपको ये अनुमान लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो प्रयोग किया गया था वो लैब में किया गया था, चूहे के ऊपर किया गया था। यानी जो सैंपल था वो चूहा था और स्किनर ने चूहे के साथ साथ में एक और जानवर का इस्तेमाल किया था, या आप कह सकते हैं कि पक्षी का इस्तेमाल किया था, पिजन, कबूतर का। ठीक है, तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो प्रसिद्ध प्रयोग था स्किनर का, उसमें उन्होंने 2 तरीके के सैंपल्स को चूज किया था, रैट और पिजन, और दोनों के लिए जो प्रयोग था वो एक ही था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको रैट के थ्रू एक्सपेरिमेंट समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है जिसमें ऊपर ग्लास का सीलिंग किया गया है, बगल बगल में आपको लकड़ी की दिख रही हैं बॉक्सेस, तो इसको हम नाम देते हैं स्किनर बॉक्स। इसको साइकोलॉजिस्ट ने नाम दिया है स्किनर बॉक्स, क्योंकि स्किनर ने अपने स्टडी को कंडक्ट करने के लिए स्पेशल बॉक्स बनवाया था, इसलिए हम इसको कहते हैं स्किनर बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर आपको चूहा दिख रहा है, रैट दिख रहा है। तो एक भूखे चूहे को, हंग्री रैट को, एक चूहे को ही एक बार में छोड़ा जाता था। एक बार में एक चूहे को, भूखे चूहे को, उस बॉक्स के अंदर, चैम्बर के अंदर छोड़ दिया जाता था, और वो चैम्बर ऐसा बनाया गया था जहां पे वो जो चूहा था वो आसानी से घूम फिर सकता था, वो मूव कर सकता था, लेकिन उस बॉक्स के अंदर ही वो घूम फिर सकता था, बाहर नहीं। उस बॉक्स के बाहर वो नहीं निकल सकता था। इस चैम्बर में आपको एक लीवर दिख रहा होगा, जिससे चूहे ने अपने आगे वाले हाथ या पैरों से प्रेस करने की जो कोशिश करता दिख रहा है, उसे हम कहते हैं लिवर। तो इस चैम्बर में एक लिवर लगा हुआ था, which was connected to a food container kept on the top of the chamber। आप अगर ध्यान से देखें कि वो जो लिवर है वो कनेक्ट किया गया है फूड चैम्बर से या फूड कप से, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। यानी कि लिवर के का जो कनेक्शन है वो सीधे फूड कप से दिया गया है। जैसे ही वो चूहा, ऐसी व्यवस्था थी उस स्किनर बॉक्स के अंदर कि जैसे ही वो चूहा उस लिवर को प्रेस करता है, फूड पैलेट ड्रॉप होता है और प्लेट जो होती है वो लिवर के पास आ जाती है। While moving around and point the walls, the hungry rat accidentally presses the liver। यानी कि ये नियम में, इस बॉक्स में ये व्यवस्था की गई थी कि जैसे ही चूहा उस लिवर को दबाएगा, उस फूड बॉक्स से एक फूड निकलकर चूहे तक पहुंच जाएगा। यानी वो जो फूड पैलेट है वो डाउन हो जाएगा और उसे खाना सरकता हुआ उस स्किनर बॉक्स के अंदर चला जाएगा, जो कि चूहा खा लेगा और उसकी भूख मिट जाएगी। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, चूंकि चूहे को, एक हंग्री चूहे को स्किनर बॉक्स के अंदर डाला जाता है, अब उसे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ सिस्टम हुआ है अंदर, उसने ये व्यवहार करना पहले कभी नहीं सीखा है। अचानक से इधर उधर मूव करते हुए, चूंकि चूहा भूखा था तो वो बार बार खाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, मूव कर रहा था, सर्च कर रहा था, और एक्सीडेंटली वो लीवर को प्रेस कर देता है। और जैसे ही गलती से उसके द्वारा वो लीवर या बटन आप कह सकते हैं प्रेस होती है, फूड पैलेट उसका ड्रॉप होता है और उस प्लेट से खाना जो है चूहे के बॉक्स में जाता है और वो चूहा खाकर उसे अपनी भूख मिटा लेता है। अगला जो ट्रायल होता है उसमें भी चूहा कुछ कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है। वो फिर से उस लीवर को प्रेस करता है और उसका जो फूड पैलेट है वो गिरता है और खाना उस तक आ जाता है। जैसे जैसे ये नंबर ऑफ ट्रायल इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे जो चूहा है, ठीक है, वो कम टाइम लेता है लीवर प्रेस करने के लिए। यानी कि अब वो व्यवहार करने में सक्षम हो गया है, अब उसने ये व्यवहार करना सीख लिया है, यानी कि अब उसकी कंडीशनिंग हो गई है।
अब जैसे ही चूहे को भूख लगती है, वो उठता है, जाता है, लीवर को प्रेस करता है और उसके चैम्बर में खाना वापस आ जाता है। ये जाहिर सी बात है कि जो लीवर प्रेस करने की घटना है, ये ऑपरेंट रिस्पॉन्स है, और जो फूड है वो उसका परिणाम है। यानी जब लीवर प्रेस कर रहा है चूहा, तो लीवर प्रेस करने की जो घटना है वो क्रिया प्रसूत अनुक्रिया है, आप कह सकते हैं ऑपरेंट रिस्पॉन्स है। और जो खाना मिल रहा है, चूंकि वो सकारात्मक परिणाम है चूहे के लिए, इसलिए वो बार बार लीवर प्रेस करने की घटना को दोहरा रहा है। अब ये जो आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है चूहे वाला, आपको इसमें सारा जो व्यवहार है, जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया चूहा दिखा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंटल दिख रहा है, साधनात्मक लग रहा है। यानी कि आपको हर एक चीज इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पहुंचाई जा रही है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या साधनात्मक अनुबंधन। अब इसका और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये चूहे वाला एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, इसके और अगर मैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के आपको एग्जाम्पल दूं डे टू डे लाइफ से, तो कुछ बच्चे होते हैं who wants to have some sweets in the absence of their mother। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा, अपने बचपने में भी हमने ये काम किया होता है कि कुछ चीजें हमें बहुत पसंद होती हैं और घर में मम्मी या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उसे एक पर्टिकुलर जगह पे छिपा देते हैं, ताकि आसानी से हम उस तक न पहुंच पाए। और अगर एक बार में हम पहुंच जाते हैं तो चॉकलेट हो गए, बिस्किट हो गए, स्वीट्स हो गए। तो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कि एक बच्चा है जिसे स्वीट्स बहुत पसंद है, मिठाई बहुत पसंद है, और उसकी मम्मी ने उस मिठाई के जार को एक स्पेशल जगह पे रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। तो जैसे ही उसकी मदर घर से बाहर जाती है, वो बच्चा लोकेट कर लेता है कि मम्मी ने कहाँ पर उस मिठाई के डिब्बे को छिपाया हुआ है, और चोरी से उस डिब्बे को उठाकर लोकेट करके उसमें से मिठाइयां खा लेता है। नाउ children learn to be polite and say please to get favors from their parents and others. One learns to operate mechanical gadgets such as radio, camera, TV, etc. are based on the principle of instrumental conditioning. अब यहाँ पे क्या था कि अच्छा ये होता कि जो बच्चा था वो उस मिठाई के डिब्बे को जाता, उठाता, खा लेता, लेकिन यहाँ पे बच्चे ने सीखा कि अगर वो प्लीज कर कर या मम्मी पापा के साथ पोलाइटली बात कर कर, फेवर कर कर उनको इस मिठाई को प्राप्त कर सकता है, तो और उसका जो परिणाम था कि जितनी बार वो पोलाइटली अपनी मम्मी पापा से बात करता था, उतनी बार उसको उस मिठाई को खाने को मिल जाता था। तो चूंकि उसका परिणाम उसके लिए सकारात्मक था, इसलिए उसने वो व्यवहार यानी जो पोलाइट बिहेवियर करना था वो सीख लिया था। या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे मैकेनिकल गैजेट्स होते हैं, उनको ऑपरेट करना, टीवी, रेडियो, वीडियो गेम, कैमरा, ये भी इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग के उदाहरण होते हैं। तो चलिए, ये था स्किनर का एक प्रसिद्ध प्रयोग, तो इसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, और अब हम चलते हैं थ्योरी में आगे। So it is clear now that operant conditioning is a form of learning in which behavior is learned, maintained, or changed through its consequences. Such consequences are called reinforcer. अब जितना भी अब तक हमने पढ़ा, जो सिद्धांत पढ़ा है, जो हमने प्रयोग देखा है, उसके द्वारा अब हमें ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि जो हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, ये अधिगम का एक प्रकार है, जिसमें हम किसी व्यवहार को करना सीखते हैं, उस व्यवहार को मेंटेन करना सीखते हैं, उस व्यवहार में परिवर्तन करना सीखते हैं। लेकिन ये सब कुछ हम तब सीखते हैं जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलते हैं, यानी कि जब उसका परिणाम हमें मिलता है, और इस परिणाम को स्किनर ने रीइंफोर्सर का नाम दिया है। रीइंफोर्सर यानी a reinforcer is defined as any stimulus or event which increases the probability of the occurrence of a desired behavior. रीइंफोर्सर का मतलब होता है कोई स्टिमुलस, कोई इवेंट, कोई घटना, ठीक है। रीइंफोर्सर का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टिमुलस या घटना या उद्दीपक जिसके द्वारा हम व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर मैं रीइंफोर्सर की बात करूं आपको, तो हमारे पास दो तरीके के रीइंफोर्सर होते हैं, प्राइमरी रीइंफोर्सर और सेकेंडरी रीइंफोर्सर। प्राइमरी रीइंफोर्सर होते हैं जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, दैहिक महत्व रखते हैं, जैसे जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे खाना,
पानी, ये क्या है, ये प्राइमरी रीइंफोर्सर, यानी इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। सेकेंडरी रीइंफोर्सर वैसे रीइंफोर्सर होते हैं जो हम अपने एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं, जैसे पैसा, तारीफ, स्टेटस, ग्रेड, मेडल, ये सारा कुछ सेकेंडरी रीइंफोर्सर है, यानी इनके बिना भी हमारा काम चल जाता है। लेकिन चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम इंसान एक सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए सेकेंडरी रीइंफोर्सर भी हमें किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करता है या किसी भी कार्य को सीखने के लिए मोटिवेट करता है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बिहेवियर पे। टाइप्स ऑफ बिहेवियर, जो कि आप कह सकते हैं कि दो तरीके के व्यवहार यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। स्किनर ने दो तरीके के व्यवहारों के बीच में विभेदीकरण किया है। वो दो व्यवहार कौन कौन से हैं? रिस्पोंडेंट बिहेवियर्स, ऑपरेंट बिहेवियर। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी तो इसमें थोड़ा सा आपको पावलोव के सिद्धांत की भी झलक मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी या क्या अंतर होगा, मैं आपको ये बताते हुए चलूंगी। सबसे पहला है आपका रिस्पोंडेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट बिहेवियर आर दोज बिहेवियर दैट अकर ऑटोमेटिकली एंड रिफ्लेक्सिवली, यानी कि ये वो बिहेवियर होते हैं जो खुद से होते हैं, जो स्वतः होते हैं, जिनको करने के लिए आपको किसी कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल है, बहुत आसान है, जैसे गर्म स्टोव या गर्म बर्तन आपके सामने आ जाए और गलती से आपका हाथ उस बर्तन को लग जाए तो आपका हाथ तुरंत पीछे आ जाएगा। या फिर जब आप गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और आंधी आती है और आपकी आंखों में जब धूल के कण जाते हैं तो आपकी जो पलकें होती है वो स्वयं बंद हो जाती हैं। यानी ये वो व्यवहार होता है जिसके लिए आपको किसी भी तरीके की चीजों को सीखने की जरूरत नहीं होती है। यू डोंट हैव टू लर्न दीज बिहेवियर्स। आपको बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो हम करते हैं। दूसरे तरीके का जो बिहेवियर है वो है ऑपरेंट बिहेवियर, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया जिसे हम कहते हैं। ऑपरेंट बिहेवियर्स आर दोज दैट अकर आर अंडर कंट्रोल। Some may occur spontaneously and others are purposefully. But it is the consequences of these actions that then influence whether or not they occur again in the future. ऑपरेंट बिहेवियर यानी जो हमारा क्रिया प्रसूत व्यवहार होता है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होती है, ये उस तरीके की अनुक्रिया होती है जहां पर हमारा पूरा बिहेवियर, पूरा व्यवहार हमारे स्वयं के कंट्रोल में होता है। यानी ये बिल्कुल भी ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये वॉलेंटरी होता है और ये लर्न्ड बिहेवियर होता है। ये कॉन्शियस कंट्रोल में होता है हमारे, हम इसको कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत जल्दी स्पॉन्टेनियसली, यानी कोई घटना हमारे सामने होती है और उस घटना के रिस्पॉन्स में हम कोई बिहेवियर दिखाते हैं, यानी वो स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन वो स्पॉन्टेनियस बिहेवियर भी हमारे कंट्रोल में होता है, अचानक से जो बिहेवियर हम दिखाते हैं। दूसरा बिहेवियर होता है जो पर्पसफुली होता है, यानी हम बहुत सोच समझ के किसी घटना के प्रति अनुक्रिया करते हैं। लेकिन अब अंतर ये है कि जो व्यवहार है, जो ऑपरेंट व्यवहार है, वो निर्भर करता है हमारे परिणाम के ऊपर में कि हम उसको भविष्य में करेंगे या नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर सकारात्मक परिणाम निकल कर आता है तो हम बिल्कुल उस व्यवहार को रिपीट करेंगे, लेकिन अगर नकारात्मक परिणाम निकल कर आता है तो कोई भी प्राणी उस व्यवहार को रिपीट करना नहीं चाहेगा। ठीक है, और ये लर्निंग प्रोसेस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रहे थे तो क्लासिकल कंडीशनिंग यानी जो कि क्लासिकी अनुबंधन था, उसमें हमने रिस्पोंडेंट बिहेवियर को देखा। उसमें हमने देखा कि अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट याद आ रहा हो जिसमें जो डॉग था वो सलाइवेट कर रहा था और वो जो सलाइवेशन का रिस्पॉन्स था उसका वो ऑटोमेटिकली था, वो स्वतः था, वो नेचुरल रिस्पॉन्स था, यानी वो बिहेवियर करना उसने फूड के प्रति किसी भी तरीके से नहीं सीखा था। यानी तो ये जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर है आपका, वो पूरी तरीके से क्लासिकी अनुबंधन को के नियम के अंदर आता है, और जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो पूरी तरीके से स्किनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये था आपका टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट या टाइप्स ऑफ बिहेवियर। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। कंपोनेंट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, बहुत सारे
कंपोनेंट है, आप कह सकते हैं बहुत सारे कारक हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग के, जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि जो हमारा व्यवहार है उनका जो संबंध है, जो लर्निंग है, वो किस हद तक हो रही है, यानी कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। तो इसके लिए हमें कुछ कारकों का अध्ययन करना जरूरी होता है। इसके अंदर हम 3 कंपोनेंट को पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट है हमारा रीइंफोर्समेंट, जिसे हम पुनर्बलन कहते हैं, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग में पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में दंड की भूमिका, और थर्ड है हमारा रीइंफोर्समेंट शेड्यूल यानी कि पुनर्बलन अनुसूचियां। तो ये 3 कंपोनेंट है, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन की क्या भूमिका होती है, दूसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन में दंड की क्या भूमिका होती है, तीसरा पुनर्बलन अनुसूचियों की क्या भूमिका होती है क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। तो इसको हम एक एक कर पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हम कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन की भूमिका। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट क्या है, पुनर्बलन क्या है। तो रीइंफोर्समेंट इज द ऑपरेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ रीइंफोर्सर बाय द एक्सपेरिमेंटर। जैसे मैंने बोला था कि रीइंफोर्सर और रीइंफोर्समेंट 2 अलग अलग तरीके की घटना होती है। कई बार क्या होता है, हम लोग दोनों चूंकि शब्द मिलते जुलते हैं और एक ही शब्द से दोनों चीजें बनी हुई हैं, दोनों शब्द बने हुए हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग है, लेकिन तो कई बार हमारे अंदर कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। रीइंफोर्सर अलग है और रीइंफोर्समेंट अलग है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि रीइंफोर्सर का मतलब होता है कोई उद्दीपक जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, या कोई घटना जिसके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। लेकिन रीइंफोर्समेंट क्या है, पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन से तात्पर्य है हमारा एडमिनिस्ट्रेट करने की प्रक्रिया, यानी कि किसी भी प्रोसेस को, यानी कि जब हम उद्दीपक को किसी भी प्राणी के ऊपर एडमिनिस्टर करते हैं तो उस घटना को, उस इवेंट को हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। यानी कि जब हम रीइंफोर्सर किसी उद्दीपक के प्रति व्यवहार करते हैं, अनुबंधन दिखाते हैं, अधिगम दिखाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनर्बलन। क्लियर? अब हमें ये जानना जरूरी है कि जो रीइंफोर्समेंट होता है वो 2 तरीके का होता है। रीइंफोर्समेंट 2 तरीके का होता है। पहला है आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, धनात्मक पुनर्बलन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या जिसको हम कहते हैं नकारात्मक पुनर्बलन। तो एक एक कर हम इनका अध्ययन करते चलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धनात्मक पुनर्बलन क्या है या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। Positive reinforcement involves stimuli that are positive or favorable consequences. They strengthen and maintain the response that have caused them to occur. यानी कि जो धनात्मक पुनर्बलन है ये उस तरीके का उद्दीपक होता है जिस उद्दीपक या घटना के द्वारा जो परिणाम प्राप्त होता है वो हमारे हक में होता है, आप कह सकते हैं, या सकारात्मक होता है, वांछित होता है, हमें उस तरीके के परिणाम की उम्मीद होती है। और जब हमें वांछित परिणाम की प्राप्ति होती है, धनात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है, तो ये हमारे जो व्यवहार को मजबूत करते हैं और भविष्य में भी उस व्यवहार को होने के जो चांसेस होते हैं उनको बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था इसका, खाना, पानी, पैसा, तारीफ, किसी को इनाम मिलना, समाज में उसको स्टेटस मिलना, ये सारी चीजें क्या है, ये धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। इसके अलावा भी आप, जैसे आपको अगर किसी भी जगह पे या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वहां पे आपको आपके काम के लिए जो सालाना फंक्शंस होते हैं उनमें आपको अवार्ड दिया जाता है, तो इसके थ्रू आपके बिहेवियर को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। यानी ये इस तरीके के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड्स आप देखते हैं कि हर फील्ड में एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता है। तो ये क्यों दिया जाता है, ये पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्भर करता है, क्योंकि इन्हीं अवार्ड्स के द्वारा, इनाम के द्वारा ये उम्मीद की जाती है कि आपका ये जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो आगे भी भविष्य में भी मेंटेन रहेगा।
ठीक है, या फिर आपको आपके काम के लिए बोनस मिल जाना, ये भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा जो रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, वो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन। This involve यानी negative reinforcement involve unpleasant and painful consequences. Negative reinforcement leads to learning of avoidance and escape responses. जो नकारात्मक पुनर्बलन है वो पूरी तरीके से अनप्लेजेंट या ऐसे परिणामों पर निर्भर करता है जो वांछित नहीं होते हैं या जो अवांछित होते हैं, जिनकी उम्मीद हम नहीं करते हैं, जो हमारे लिए दुख लेकर आते हैं, कष्ट लेकर आते हैं, जो हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जब अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, किसी की तारीफ करके, पैसे देके उसके बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर नकारात्मक पुनर्बलन की क्या आवश्यकता है। नकारात्मक पुनर्बलन देने की आवश्यकता ये होती है कि इस तरीके की सिचुएशन में जो हम अनडिजायरेबल बिहेवियर करते हैं उसको एस्केप करने की कोशिश करते हैं। यानी मान लीजिए कि आपको किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और वहां पे जो आपका व्यवहार है वो बहुत नकारात्मक है। नकारात्मक इन द सेंस कि आप बहुत आलस के साथ में काम करते हैं, आप बहुत ज्यादा एब्सेंट होते हैं, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो ये क्या है, ये आपका नेगेटिव बिहेवियर है। इस नेगेटिव बिहेवियर को कम करने के लिए आप भविष्य में इस तरीके के व्यवहार को ना दोहराएं, उसलिए हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या कि नकारात्मक पुनर्बलन को देते हैं। जैसा अगर आपके बच्चा है और आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और अचानक से आपका बच्चा भरे रेस्टोरेंट में जहाँ पे इतने सारे लोग हैं चीखना, चिल्लाना, लेटना, इस तरीके की चीजें शुरू कर देता है। बट आप उसको रोकने के लिए आप उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो आपका ये जो एक्शन है वो रिमूवल करता है, यानी कि जो अनप्रेजेंट कंडीशन है, जो रोना, चीखना, चिल्लाना है बच्चे का, उस बिहेवियर को वो भविष्य में नहीं दोहराएगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं आप उस बिहेवियर को। क्लियर? यानी कि इफ योर चाइल्ड स्टार्ट टू स्क्रीम इन द मिडल ऑफ अ रेस्टोरेंट बट स्टॉप once you hand them a treat, your action led to the removal of the unpleasant conditions, negatively reinforcing your behavior. अगर आपका बच्चा, जैसे मैंने बोला कि भरी सभा में रो रहा है, चिल्ला रहा है और आप बहुत ह्यूमिलिएट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे भाई मेरी तो बहुत बेइज्जती हो रही है, तो आपने क्या किया, आपने अपने बच्चे को चुप कराने के लिए कोई ट्रीट दे दिया या उसका कोई फेवरेट खिलौना दे दिया या ऐसी कोई डिश मंगवा दी जो वो खाना चाहता है। तो ये जो आपका व्यवहार है वो नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहा है उस बच्चे को। ये व्यवहार आपके बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होता है, या इस तरीके के व्यवहार को जब हम देते हैं तो बच्चा इस तरीके के व्यवहार को करना, आप कह सकते हैं कि सीख लेता है कि अगर जितनी बार भी मैं रोऊंगा उतनी बार मुझे इस तरीके के ट्रीट दे दिए जाएंगे या मेरे मनपसंद काम कर दिए जाएंगे। तो ये काम हमें नहीं करना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देने का जो असली उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो अनडिजायरेबल हमारे बिहेवियर हैं उनको हम कैसे अवॉइड करें या उनके रिस्पॉन्सेस को हम कैसे कम कर सकें। क्लियर? इसके और भी हम एग्जांपल आपको देख सकते हैं, जैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट लीड्स टू लर्निंग ऑफ अवॉइडेंस एंड एस्केप रिस्पॉन्स। For example, one learns to put on woolen clothes, burn firewood, wood or use electric heaters to avoid the unpleasant cold weather. हम सब ठंडियों में जो है वो वुलन कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि भाई बाहर इतनी ठंड है और उस ठंड से बचने के लिए, चूंकि ठंड है वो हमारे लिए पेनफुल एक्सपीरियंस है, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है, हम बिल्कुल भी उस एक्सपीरियंस को लेना नहीं चाहते, तो उससे बचने के लिए हमने वुलन क्लोथ्स पहन लिया। या फिर किसी खतरनाक उद्दीपक से बचने के लिए हमने कोई ऐसा काम कर लिया, तो वो जो घटना होती है, वो जो प्रक्रिया होती है, वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आती है। कई लोग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को दंड भी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दंड क्या है वो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। पनिशमेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में दंड की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि दंड क्या है, पनिशमेंट क्या है। पनिशमेंट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एडवर्स इवेंट
or outcome that causes a decrease in the behavior it follows, there are two kind of punishment. दंड उस प्रकार को कहते हैं, उस घटना को कहते हैं, उस इवेंट को कहते हैं जब हम किसी अनडिजायरेबल बिहेवियर को कम करने के लिए कोई ऐसा उद्दीपक या कोई ऐसा परिणाम देते हैं या प्रदर्शित करते हैं जिससे जो अवांछित घटना या व्यवहार है उसके होने के चांसेस कम हो जाए या उसमें हम परिवर्तन कर सके। तो यहाँ पे दंड भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव पनिशमेंट होगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होगा। पॉजिटिव पनिशमेंट यानी कि जो धनात्मक दंड है वो क्या है? समटाइम्स इट रिफर्स टू एज पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन मतलब किसी भी घटना को एक्चुअली अप्लाई करना, करके देना। आप इसका एग्जांपल इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रेजेंट्स एन अनफेवरेबल आउटकम इन ऑर्डर टू वीकन द रिस्पॉन्स इट फॉलोज। आप का बच्चा या कोई भी आपके घर का सदस्य या कोई भी आपके जानने पहचानने वाला इस तरीके का व्यवहार करता है जो कि बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं है, तो आपने उसके लिए एक अनफेवरेबल आउटकम दिया या ऐसा कुछ उसके साथ में किया जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो अगली बार वो बच्चा या वो पर्सन उस तरीके के व्यवहार को रिपीट नहीं करना चाहेगा, उस एक्शन को वो वहीं पे कमजोर कर देगा। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है इसका। Spanking for misbehavior is an example of punishment by application. यानी कि अगर कोई आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा है, आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है, तो आपने उसके बदले में उसे डांटा या उसको किसी तरीके से झिड़की लगाई। आप कह सकते हो कि किसी तरीके की झिड़की लगाई है, आपने उसको कोई दंड दिया है या आपने किसी फिजिकल पेन को उसको दिया है, या जैसे अक्सर टीचर क्या करते हैं कि पहले के टाइम में, अब तो ये चूंकि पॉसिबल नहीं है, कि पहले के टाइम में अगर कोई बच्चा मिसबिहेव करता था तो उसको छड़ी से मार देना, दंड दे देना, क्लास से बाहर निकाल देना। ठीक है, इस तरीके का जो बिहेवियर होता था वो एप्लीकेशन बिहेवियर होता था, यानी हम वाकई में उसको करके वो चीजें दिखा रहे हैं। तो ये होता था आपका पॉजिटिव पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन, पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन। दूसरा है हमारा नेगेटिव पनिशमेंट यानी नकारात्मक दंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज पनिशमेंट बाय रिमूवल occurs when a favorable event or outcome is removed after a behavior occurs. यहाँ पे जब हम नकारात्मक पुनर्बलन की बात करते हैं तो यहाँ पे तात्पर्य वैसे व्यवहार से है या वैसे दंड से है कि जब अवांछित व्यवहार हमारे सामने प्रदर्शित किया जाता है और हमें उस व्यवहार को कमजोर करना है या बच्चे के एक्शंस उस व्यवहार को पूरी तरीके से बाहर निकालना है, तो हम वहां पर करते हैं कि बच्चे की किसी भी फेवरेट चीज को या मनपसंद चीज को उसके सामने से हटा देते हैं या छीन लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं करता है, ठीक है, आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो लगातार आपके बोलने के बावजूद भी उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, आपने जो शेड्यूल उसके लिए बनाया है पढ़ाई का वो उसको फॉलो नहीं करता है और दिन भर खेलता रहता है, तो आप चूंकि उसके इस बिहेवियर को कम करना चाहते हैं, जो उछल कूद खेल और पढ़ाई न करने के इस व्यवहार को कम करना चाहते हैं, तो आपने क्या काम किया, आपने उस बच्चे को कहा कि ठीक है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वीडियो गेम भी नहीं खेलने दूंगा या नहीं खेलने दूंगी। यानी आपने उसके एक फेवरेबल इवेंट या आउटकम को उसके सामने से हटा लिया, छीन लिया। तो इस हटाने की वजह से चूंकि जो इसका एक्सपीरियंस होगा वो बहुत पेनफुल होगा, इसलिए वो वापस से अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है उसको फॉलो करने लगेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका जो फेवरेट चीज है उससे छीना जाए। तो इस तरीके के बिहेवियर को हम कहते हैं कि पनिशमेंट बाय रिमूवल, यानी कि कोई भी चीज को हम छीन लेते हैं। लेकिन आपको ये बात यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि पनिशमेंट का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो किसी भी व्यवहार को सप्रेस करता है या रिड्यूस करता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये पनिशमेंट जो होते हैं वो परमानेंटली भी किसी भी व्यवहार को रिप्रेस नहीं करते हैं या सप्रेस नहीं करते हैं, यानी परमानेंटली उस व्यवहार को नहीं बदल सकते हैं। थोड़े टाइम के लिए, यानी जो माइल्ड और डिलेड पनिशमेंट होता है, आप कह सकते हैं कि
इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है। अगर दंड आपने जो दिया है वो बहुत स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट रखता है तो बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए उस बिहेवियर का सस्पेंशन हो सकता है, लेकिन परमानेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो दंड की भूमिका है वो किसी भी व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में स्कूल पद्धति में दंड की भूमिका को बहुत कम कर दिया गया है। पहले की तुलना में, अब की तुलना में जो दंड की भूमिका है वो बहुत कम कर दी गई है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बच्चों की लाइफ में बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसके कंपैरिजन में जो पॉजिटिव पनिशमेंट है या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, उनका इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया गया है, ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने रीइंफोर्समेंट शेड्यूल पे, यानी कि पुनर्बलन अनुसूचियों पे। रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन जो है पूरी तरीके से हमारा जो प्रोसेस है स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, यानी इसको नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं या हमारी सीखने की गति को इन्फ्लुएंस करते हैं। और स्किनर का मानना था कि हम किसी भी व्यवहार को कब और कैसे सीखते हैं। When and how often behaviors were reinforced played a role in the speed and strength of acquisition. यानी किसी व्यवहार को कब, क्यों, कैसे सीखते हैं, इसमें पुनर्बलन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो द टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ reinforcement influenced how new behaviors were learned and how old behaviors are modified. यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है reinforcement की, जो टाइमिंग होती है reinforcement की, यानी जो पुनर्बलन हम दे रहे हैं, मान लीजिए बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, उसे कोई इनाम दे रहे हैं, उसकी कोई और ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे वो खुश होता है, तो उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए या फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कितना देना चाहिए, कि हर बार उसके अच्छे काम पे हमें ये देना चाहिए या कुछ गैप करके देना चाहिए। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो बहुत हद तक प्रभावित करती हैं कि हम किसी भी नए व्यवहार को कैसे सीखेंगे और पुराने व्यवहार में कैसे हम परिवर्तन लाएंगे। तो इसके लिए हमें दो तरीके के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को सबसे पहले इनका अध्ययन करना जरूरी है, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट एंड पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूअस जो आप नाम से क्लियर है, जो लगातार दिया जा सकता है, यानी रीइंफोर्समेंट में भी कॉन्टिन्यूअस और इंटरमिटेंट, या जिसको हम पार्शियल कहते हैं या आंशिक कहते हैं। अगर रिस्पॉन्स आप डिजायर्ड कर रहे हो, वांछित व्यवहार कर रहे हो, और हर सही व्यवहार पे हम आपको रीइंफोर्स कर रहे हैं, पुनर्बलित कर रहे हैं, और वो पुनर्बलन किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी जितनी बार आपने सही जवाब दिया उतनी बार मैंने आपको कहा वेरी गुड, या जितनी बार आपने अच्छा जवाब दिया, बच्चों के साथ क्या होता है उतनी बार टीचर ने उसको एक टॉफी या चॉकलेट दी। तो यानी हर सही रिस्पॉन्स पे हर बार एक इनाम देना, ये एग्जाम्पल होता है आपका कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या किसको कहते हैं, ये उस तरीके का पुनर्बलन होता है या रीइंफोर्समेंट होता है जिसमें हम हर सही जवाब को पुनर्बलित नहीं करते हैं, है ना। यानी कि कभी कुछ व्यवहारों को हम पुनर्बलित करते हैं और कुछ व्यवहारों को हम पुनर्बलित नहीं करते हैं। कुछ सही व्यवहारों पे हम इनाम देते हैं और कुछ सही व्यवहारों पर हम इनाम नहीं देते हैं। तो ये दो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड पार्शियल। पार्शियल रीइंफोर्समेंट के आंशिक पुनर्बलन के कई सारे प्रकार होते हैं। इसके 4 मुख्य प्रकार हैं, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल या वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो एक एक करके हम इसका अध्ययन करते चलेंगे। सबसे पहले है आपका फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। फिक्स्ड नाम से क्लियर है, These are a type of partial reinforcement, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि सारे आंशिक पुनर्बलन के रूप हैं। So responses are reinforced only after a specific number of responses have occurred. This typically leads to a fairly steady response rate. यानी कि हम इसमें उस तरीके व्यवहार को कब पुनर्बलित करते हैं, यानी कि हम एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि हर 5 सही रिस्पॉन्स के बाद जो छठा सही रिस्पॉन्स होगा हम उसको पुनर्बलित करेंगे या उस पे इनाम देंगे।
ठीक है। तो यानी बच्चा अगर 5 बार सही व्यवहार करता है और छठी बार भी उस व्यवहार को रिपीट करता है, तो हम छठी बार में जाकर उसके व्यवहार को पुनर्बलित करते हैं। यानी कि हर सही रिस्पॉन्स पे हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक हमने टाइम फिक्स कर लिया, रेशियो फिक्स कर लिया है कि छठे, 11वें, 15वें इस तरीके के जो व्यवहार सही होंगे, इस नंबर के जो व्यवहार सही होंगे, हम उस पे ही पुनर्बलन आपको देंगे। दूसरा है आपका फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। फिक्स्ड यानी यहाँ पे भी हमने कोई आप कह सकते हो कि गैप फिक्स किया हुआ है, वो क्या है हम समझते हैं। ये भी पार्शियल रीइंफोर्समेंट, आंशिक पुनर्बलन का प्रकार है। In this type of reinforcement occur only after a certain interval of time has elapsed. Response rates remain fairly steady and start to increase as the reinforcement time draws near, but slow immediately after the reinforcement has been delivered. यानी कि हम इसमें टाइम को सेट करते हैं, इंटरवल यानी कि टाइम को फिक्स करते हैं, सेट करते हैं। मान लीजिए हम ये सेट कर देते हैं कि आपको हर 2 घंटे के बाद जो आप सही व्यवहार करोगे उस पे पुनर्बलन देंगे, या एक एग्जाम के बाद जो दूसरा एग्जाम आएगा उस पे पुनर्बलन नहीं देंगे, और सालाना जो एग्जाम का रिजल्ट होगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस पे आपको पुनर्बलन देंगे। तो ये जो प्रकार होता है, इस तरीके के जो शेड्यूल्स हम तय करते हैं उसको कहते हैं फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। यानी इसमें हम समय सीमा तय करते हैं कि हर 5 घंटे बाद के रिस्पॉन्स को हम इनाम देंगे। हो सकता है उस 5 घंटे में कई बार आपने सही रिस्पॉन्सेस किया हो, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। हम 5 घंटे के बाद का हमने टाइम सेट किया है, तो हम उसी में आपको पुनर्बलित करेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हमारा जो पुनर्बलन प्राप्त करने का टाइम नजदीक आता जाता है, वैसे वैसे हमारे सही व्यवहार की नंबरिंग जो होती है वो बढ़ जाती है। हम सही व्यवहार को और ज्यादा दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही पुनर्बलन हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है, वैसे ही जो सही व्यवहार करने का हमारा नंबर है वो घटना शुरू हो जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि धीमे धीमे ये प्राणी ज्ञात कर लेता है कि चाहे हम जितने भी सही काम करें, हमें जो पुनर्बलन है सही रिस्पॉन्स पे मिलना है वो 5 घंटे बाद ही मिलना है। तो जैसे वो 5 घंटे की समय सीमा पास आती है, वो वापस से स्पीड पकड़ लेता है और सही रिस्पॉन्सेस करना शुरू कर देता है। थर्ड आपका है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। ये भी पार्शियल रिइंफोर्समेंट का प्रकार है। In this type of reinforcement that involve reinforcing behavior after a varied number of responses. Varied number of responses. This leads to both a high response rate and a slow extinction rate. Variable ratio यानी जो अगर आप पहला वाला देखो फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, तो वहां पे हमने फिक्स कर दिया था कि हर 5 सही रिस्पॉन्स के बाद में हम आपको पुनर्बलन देंगे या इनाम देंगे। लेकिन वेरिएबल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी हम 5वें नंबर पे पुनर्बलन दे देते हैं, तो कभी छठे वाले पे फिर से दे देते हैं, फिर कभी 15वें वाले पे देते हैं, या फिर कभी 13वें वाले पे दे देते हैं। तो हमारा कुछ भी फिक्स नहीं होता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, ये हमारे मूड पे डिपेंड करता है कि हम कब उस व्यवहार को पुनर्बलित करेंगे। इसमें जो है हाई रिस्पॉन्सेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और एक्सटेंशन रेट स्लो होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि चूंकि प्राणी को पता नहीं होता है कि उसके कौन से व्यवहार को पुनर्बलित किया जाना है, इसलिए वो कोशिश करता है कि उसका हर व्यवहार पुनर्बलित हो। और कभी कभी ये भी होता है कि चूंकि प्राणी को पता होता है और उसको बिल्कुल भी वो अनुमान नहीं लगा पाता है कि कौन से व्यवहार को पुनर्बलित होना है, तो वो उसका जो व्यवहार होता है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि फिर वो ढीला पड़ जाता है, फिर उसे पता नहीं होता, वो ये सोचने की भी कोशिश नहीं करता है हो सकता है इस बार उसे इनाम मिल जाए। तो वो इस बार करते हुए जब उसको इनाम नहीं मिलता है, तो जो उसका व्यवहार है वो धीमे धीमे नीचे आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी काम करते हैं। अगला है आपका वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। यहाँ पे भी वही चीज है, इंटरवल यानी टाइमिंग की बात हो रही है। यहाँ पे भी जो डिलीवरिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे हम कोई टाइम फिक्स नहीं करते हैं। हो सकता है कि हम हर 2 घंटे के बाद आपको पुनर्बलित कर दें, या तीसरे घंटे पे पुनर्बलित कर दें, या फिर 10 घंटे तक पुनर्बलित ही ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग है वो फिक्स नहीं होता है, वो हमारे मूड पे डिपेंड करता है। हम किसी भी टाइम पे आपको पुनर्बलन दे सकते हैं। तो ये है आपका वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। अब यहाँ पर आपने 4 तरीके के रिस्पॉन्सेस पढ़े हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्लासिकल कंडीशनिंग
और हमारा जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके बारे में एक बेसिक जो डिफरेंस हम जानते हैं, समझते हैं दोनों थ्योरीज को पढ़ने के बाद जो निकल कर बात सामने आई है कि क्लासिकल कंडीशनिंग यानी जो क्लासिकी अनुबंधन पावलोव द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत था, उसमें जो अधिगम करता था, जो लर्नर था, उसकी भूमिका निष्क्रिय थी, पैसिव थी, उसकी बहुत जरूरत नहीं होती थी या उसकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है अधिगम में। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में स्किनर ने कहा कि जो अधिगम करता है उसकी भूमिका सक्रिय होती है। किसी भी व्यवहार को हम कैसे सीखेंगे, कितना सीखेंगे, कब सीखेंगे, ये पूरी तरीके से अधिगमकर्ता के विचार पे, मोटिवेशन पे निर्भर करता है। तो ये दो मुख्य अंतर है, आप कह सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर। तो ये आज हमने लर्निंग थ्योरीज के दो प्रमुख थ्योरीज आज और इसके पहले वाले वीडियो को मिलाकर कंप्लीट कर ली है, यानी क्लासिकी अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अब इसके बाद की जो थ्योरी होगी वो बैंड्यूरा की थ्योरी होगी आगे की वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।